नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया। ये बाइकें राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए दी गई है। राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों, कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए क्षेत्र भ्रमण, राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों के तुरंत निस्तारण के लिए ये बाइक्स दी जा रही है। सीएम धामी ने हीरो मोटोकॉर्प का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान एवं विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। राजस्व उप निरीक्षकों को दी गई इस सुविधा से उन्हें कार्य को जल्द से जल्द करने में सुविधा मिलेगी, तो दूसरी ओर जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी की बैठक के बाद पहली बार 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी नई प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ, लेकिन आज शाम तक नए सदस्यों की सूची भी जारी हो जाएगी। इस बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 2 दिवसीय बैठक रायवाला में प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो ये नई प्रदेश की टीम बनी है और कार्य समिति का विस्तार जो होने जा रहा है, इसकी पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में वुड्स रिजॉर्ट में होगी। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, आईटी, सोशल मीडिया के प्रभारी। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से रजनी भंडारी को हटाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान नंदा देवी राजूजात यात्रा के रास्ते में निर्माण कार्यों से अनियमितता पाए जाने के बाद रजनी भंडारी को पद मुक्त कर दिया गया था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की पहले ही 2 जिला अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है, जिसमें कोई भी अनियमितता साबित नहीं हुई। उसके बावजूद रजनी भंडारी को जिला अध्यक्ष पद से हटाने के बाद सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने वाली नीति की ओर इशारा कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि यहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो। उनके खिलाफ अनियमितताओं के बहुत सारे मामले थे और जांच में वो अनियमितताएं सही पाई गई, इस कारण उनको हटाने का काम सरकार ने किया है। देखिए, तफ्तीश किस समय की थी? 15-16 में। मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे जो कहते थे आंखें फेर लूंगा, मुंह फेर लूंगा और लूट लीजिए प्रदेश को। तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार की जो है तफ्तीश उस वक्त रही होगी। जस राजा तस प्रजा, इस प्रकार की तफ्तीश उस वक्त रही और इस सारी अनियमितताओं को दबाने का काम किया। निश्चित तौर पे पूरा एक आप देखिए, पूरे भारत में एक निज़ाम जब से बदला है, 9 साल में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार ने 9 राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। और आज जिस तरीके से रजनी भंडारी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि आपको दिखाना भी चाहता हूं, जिलाधिकारी की जांच में वित्तीय अनियमितता नहीं होने की बात लिख के दी गई है। उसके बावजूद भी बिना कोई कारण बताओ नोटिस के उनको हटाया गया है। ये
राजेंद्र भंडारी जी के और कांग्रेस की सक्रियता से चिढ़कर सरकार ने ये फैसला लिया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर है। इस बीच पार्टी ने 26 जनवरी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में अभियान का शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा पूजा कर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। हमने उनसे आग्रह किया, हमारा पूरा नेतृत्व वहां जम्मू गया था और जैसे ही उनको समय मिलेगा, 4-5 महीने से वो जो पार्टी का कामकाज है उसको भी नहीं देख पाए हैं, लेकिन राहुल गांधी कंसर्न है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे जाने से 8 दिन पहले उन्होंने मिस्टर पाठक और 2 जूलॉजिस्ट को बुलाकर पूरे हिमालय, जो नया हिमालय है, इसके बारे में चर्चा की थी, क्योंकि केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा सर। मैं खुद गया था, कर्णप्रयाग का जो बहुगुणा शहर है वो पूरा टूट रहा, 38 घर लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनको 2 साल से वो एप्लीकेशन लिख रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे उत्तरकाशी में क्रैक आ गए, टिहरी में क्रैक आ गए, हमारे मसूरी से लगे हुए क्षेत्र में क्रैक हैं, धारचूला में क्रैक हैं, जो है कॉर्पोरेट के आगे घुटने टेक के बैठा है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है हरिद्वार फेज है, जिसका आज शुभारंभ अध्यक्ष जी करण मेहरा जी के हाथों से हुआ है और ये अब निरंतर 2 माह तक चलेगा, जिसमें सभी कस्बों को, सभी गांवों को जोड़ेंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे और लोगों को श्रृंखलाबद्ध करेंगे, ताकि इस सरकार की जो कुकृति हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे देहरादून वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदाता सूची में त्रुटियों को सही करने के लिए 9 नवंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया गया था। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि राज्य में पिछले साल की तुलना में इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। राज्य में 93,866 सर्विस वोटर और 295 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हुए। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार 1,34,461 नए मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं, जबकि 52,381 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। आज ही के दिन असम, बिहार और गोवा में भी निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हुआ है। वैसे प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में एक ही दिन 5 जनवरी को होता था। इस बार इन 4 राज्यों में अलग से इसलिए हुआ है कि ERO नेट 2.0 ये जो हमारे एसडीएम फॉर्म को स्वीकृत करते हैं, वो जो पोर्टल है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन 4 राज्यों में इसमें अपडेशन चल रहा था और ये काम अब जाके ख़त्म हुआ, तो इसलिए इन 4 राज्यों में थोड़ा सा डिले हो गया है और ये अंतिम प्रकाशन इन 4 राज्यों में आज हुआ है। तो सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजित कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि 224 प्रभावित भूमाफियों को वितरित किए गए हैं। 95 प्रभावित किराएदारों को 47.5 लाख रुपए तत्काल राहत के रूप में वितरित किए गए। जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर मांडल प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माणाधीन है, जल्द निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना। तो वही उन्होंने बताया कि ढाकगांव चमोली में प्री फैब्रिकेटेड ट्रांजिशन सेंटर के लिए भूमि विकास का कार्य जारी है। सर्वेक्षण में दरारों वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। ये अभी पिटकुल के स्तर से मेरे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है। उनकी टीम है वहाँ पे, वंस वी गेट द रिपोर्ट उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं तो वो उस पर कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें रिकन्स्ट्रक्शन पैकेज का पार्ट रहेगा। किस तरह से एक एक चीज़ को हमको देखना है, यूटिलिटी, बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गई, ड्रेनेज हो गया, सारी चीज़ें उसका पार्ट रहेगा।
तो जोशीमठ में निरंतर हो रहे भूधसाव के चलते लोग बीते 24 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को इंटर कॉलेज तिराहे से वेद वेदांत स्कूल तक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में पूरे पेनखंडा क्षेत्र के लोग शामिल रहे। लोगों की मांग है कि जोशीमठ में प्रभावित हुए परिवारों को उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाने के बाद उनका स्थायी पुनर्वास कर दिया जाए। गुस्साए लोगों ने जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। तराई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज इस तरह का से जो लोग सड़कों पर उतर आई है। अगर एनटीपीसी मारवाड़ी गरीब जो काम कर रही है गरीब और सरकार जिम्मेदारी जल्दी से जल्द इन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती तो इससे भी ज्यादा जनता और सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन होगा। पूरे पेनखंडा के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं केवल इसलिए कि जोशीमठ को बचाया जा सके। जोशीमठ को बचाने के लिए जो नीति अभी तक चली है केवल लोगों के जुबान पर केवल एक बात दिखने में आ रही है कि एनटीपीसी को वापस करो, क्योंकि एनटीपीसी ने ही जोशीमठ की ये स्थिति बनाई है। लोगों का ये मानना है अगर एनटीपीसी के द्वारा जोशीमठ को बचाया जा सकता है तो लोगों का साफ कहना है कि एनटीपीसी को वापस जाना चाहिए, फिर से इस आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ को बचना चाहिए। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जिस वजह से इतना बड़ा पेनखंडा सड़कों पर उतर गया है, अगर उसे वापस करना पड़े तो कर देना चाहिए और जोशीमठ के अस्तित्व को बचा लिया जाना। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो बागेश्वर धाम में होने वाले विशेष यज्ञ के लिए साधु संतों को आमंत्रण देने के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार के विंध्यवासिनी आश्रम में रुके हुए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री ने विंध्यवासिनी आश्रम से एक वीडियो जारी किया जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म की बात कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन का जिक्र करते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसके बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की। वहीं बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि हमारी विधाएं अलग हैं और मगर मार्ग और लक्ष्य एक है। इसको लेकर हमारे बीच चर्चा हुई है। देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है जिससे सनातन परंपरा आगे बढ़ सके। हमारे पास उनका आगमन हुआ, हम मिले, दोनों को अच्छा लगा क्योंकि विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है। तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतर क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, इन्हीं पर बात। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनके सवालों को जवाब के जरिए शांत भी कराया। और इस मौके पर काशीपुर में शिवालिक होली माउंट पब्लिक स्कूल अकेडमी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान कार्यक्रम में अजय भट्ट के साथ साथ काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष कुंजन सुखीजा और स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मीडिया से वार्ता करते हुए देश का इतिहास में पहली बार हुआ कि परीक्षा के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं के साथ चर्चा की हो। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का फल है जिसमें परीक्षाओं के दौरान बच्चों के तनाव को दूर करना चाहिए, बच्चों को सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए। तो मंत्री अजय भट्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रेस वार्ता में पीएम की तरफ से परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम का आयोजन और मंत्री अजय भट्ट भी कार्यक्रम से जुड़े।
और प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। तो काशीपुर में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। मंत्री अजय भट्ट इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। साथ ही कहा कि ये एक अच्छी पहल है जहां पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की भी उन्होंने तारीफ की। ठीक तरीके से उसको जिस दिशा में जाता है जाने देना चाहिए। हम उसका विकास कैसे करेंगे? अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से परीक्षाओं से घबराता है, डरता है, तो उसकी झिझक मिटानी चाहिए। आपने देश में देखा होगा कई लोग, कई बच्चे परीक्षाओं में असफलता के कारण अपना जीवन दे लेते हैं। माता पिता बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन दोनों पक्षों का सामंजस्य, परिवार का, बच्चों का कैसा होना चाहिए, क्या क्या एहतियात हमको बरतने चाहिए, ये तमाम चीजें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बच्चों को बताया। पटवारी पेपर लीक होने के बाद कई और भर्तियों भी जांच के दायरे में आ गई है, जिससे उन भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थी चिंतित नजर आ रहे हैं। मई 2022 में हुई जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों के धरने और घेराव को देखते हुए मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात रहा। अभ्यर्थियों का धरना जूनियर इंजीनियर के महीनों से लटके इंटरव्यू को जल्दी कराने की मांग को लेकर था, जिसके बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग के सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगों के बारे में बताया। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने भर्ती परीक्षा की चल रही पुलिस जांच खत्म होने के तुरंत बाद इंटरव्यू कराए जाने का आश्वासन दिया। हालांकि अभ्यर्थी अधिकारियों के आश्वासन में संतुष्ट नजर नहीं आए। आश्वासन तो हमें बहुत लंबे समय से मिल रहा है, लेकिन जब तक हमें एक निश्चित डेट ना मिल जाए कि हमारी प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी, साक्षात्कार की इंटरव्यू की प्रक्रिया, उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि अभ्यर्थी यही चाहता है कि जो प्रक्रिया है वो शीघ्र गतिशील हो, ताकि हमें रोजगार मिल सके। बाकी हमें राजनीति तो करनी नहीं है, हम लोग विद्यार्थी लोग हैं। हमें इस जॉब से ज़रूरत है कि हमें जल्दी से जल्दी इंटरव्यू हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। तो इसीलिए हम लोग थे, इसलिए आज हम इस आश्वासन के साथ तो जा रहे हैं, लौट रहे हैं, लेकिन हमें अभी स्थिति जो है वो अनिश्चित है हमारे लिए भी। आश्वासन ये दिया गया है कि विद इन फ्रेम ऑफ माइंड बहुत जल्दी से शीघ्र हमारी जो है ये जांच जो भी करी जा रही है वो सभी विभागों, सभी वैकेंसीज के लिए हमारा कोई स्पेशल जेई का कोई ऐसा उनको मुद्दा नहीं है। वो ऐसा है पटवारी की वजह से सबको इन्होंने लूप में ले लिया। अदरवाइज इन्होंने कहा सभी विभागों एक साथ हमारे हर एक वैकेंसी को चेक करने के बाद फाइनल करके शीघ्र हमारा इंटरव्यू प्लान अप करेंगे। और हम यही चाह रहे हैं इंटरव्यू जल्दी हो, क्योंकि जो लड़के हम हैं वो 8 महीने से एक इंटरव्यू के फेर में पड़े। हम भी कुछ और करना चाह रहे हैं, नहीं हो इसमें नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कोई प्राइवेट नौकरी कर लेंगे। एटलीस्ट हमें एक तो लगेगा कि हाँ चलो आज यहाँ नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ और तो अच्छा कर लेंगे ना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में विद्युत समस्या समाधान शिविर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में बिजली के बिल संयोजन, ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा अब तक 278 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। आम जनता द्वारा राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की जा रही है। तो समस्याओं का अब निस्तारण होगा, जिसको लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिलों को लेकर समस्याएं, इसके साथ ही तमाम अन्य समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। और कई लोग यहां पर पहुंचे भी हुए थे, जहां सीएम धामी ने निर्देश दिए थे कि जो भी समस्या है उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन, जहाँ पर समस्याओं का अब निस्तारण किया जाएगा, जिसको लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और लोग भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के पहुँच रहे हैं अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। तो विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे और समाधान उनकी समस्याओं का किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनके समाधान के लिए
आदेश दिए गए थे। इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने आयोजन किया है समारोह। महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण पर समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। महिलाओं ने सीएम धामी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी महिला मोर्चा को नेता रही मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसका आयोजन किया है और महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण पर समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। महिलाओं ने सीएम धामी का भी धन्यवाद दिया। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने आयोजन किया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर महिला नेत्री भी शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए आश्वासन को लागू नहीं करने को लेकर बीकेयू के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है और एसडीएम अभय प्रताप सिंह के अनुपस्थिति में तहसीलदार यूसुफ अली को भाकियू ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाकियू अध्यक्ष टीका सिंह सैनी ने बताया कि बीते साल किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए, जिसे याद दिलाने के लिए किसान संगठन ने अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। 8 सूत्रीय मांगे हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा जी के घर मीटिंग में तय हुई, वही यहाँ पर दी गई हैं। पूरे जिले में वही मांगे दी गई हैं, पूरे प्रदेश में सबको भेजी गई हैं। उसमें पहले नंबर की मांग है कि एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए पूरी तरह से। अभी अधूरी लागू है, पूरी तरह से हो। हमारे ट्यूबवेलों के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये साल में 3-3 बार रेट बढ़ा रहे हैं बिजली के, वो नहीं बढ़नी चाहिए। इससे किसान को सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा है कि जो मांगे हमने दी हैं ना, ये इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जिनका फैसला हो चुका था किसानों के साथ जो मीटिंग हुई थी, लेकिन ये उनको भी मांगों में अपनी नहीं मानने चाह रहा है। तो हम तो ये पूछते हैं कि ये जो किसानी तय हो गई थी मांगे, उनको नाम मानने का क्या कारण है। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो उसको इन्होंने कहा कि हाँ जब वापस लिया गया तीनों कानून, तो उन्होंने कहा कि हम उसी आपका ये मांगे मानेंगे, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या कौन सी कुंभकर्णी नींद आ गई है तो उसने आज तक उसका पता ही नहीं लिया। खबर रामनगर के पुछड़ी गांव से, जहां डंपर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में बैठा 4 साल का मासूम डंपर के नीचे आ गया, जिससे बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान गुस्साई भीड़ ने डंपर पर पथराव किया और डंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी का घेराव भी किया गया। मृतक के पिता ने बताया कि देर शाम उसके ससुर उसके 4 वर्षीय बेटे के साथ बाइक से पुछड़ी क्षेत्र में आ रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसमें उसके पुत्र की मौत हो गई और उसके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ ही गांव में खनन निकासी के वाहनों पर भी रोक लगाने की बात कही। माहौल तो बहुत गर्म है, वो तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से पुलिस प्रशासन वहाँ गया, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में करा माहौल के लिए। मैं ये चाहता हूँ एक तो रास्ता तंग है वहाँ पे, दूसरी बात जब वहाँ उनके नाना उस बच्चे को दवाई लेने जा रहे, बाप को तो मालूम ही नहीं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया। ये बड़ी दुख भरी बात है। और अभी पता लगा, अभी उसके बाप से मैं मिला यहाँ थाने में, तो उसके कह रहे मेरे तो नाना के साथ था, मेरे वो ले गए थे नाना के, उनके साथ हादसा हो गया, ऐसे होगा, तो उसके तो होश उड़े पड़े, मगर हुआ बहुत गलत। देखिए, आज शाम पुछड़ी में एक डंपर से एक अबोध बालक नव ठाकुर की डेथ हो गई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार की तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और डंपर को कब्जे में ले लिया है। चालक को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ऋषिकेश शहर में लगातार बढ़ रहे जमीनों के विवाद और अवैध निर्माणों का संज्ञान डीएम देहरादून ने लिया। डीएम सोनिका खुद आज विवादित जमीनों पर अवैध निर्माणों का निरीक्षण करने के लिए ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पुष्कर मंदिर मार्ग स्थित भूरीभाई
भूरीमाई धर्मशाला का निरीक्षण किया, जिसके बाद वो हीरालाल मार्ग स्थित पुराने रोडवेज बस स्टैंड की भूमि पर पहुंच गई। यहां उन्होंने बन रही बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके बाद वो विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माणों की तस्वीरें देखने के लिए पहुंची। डीएम भारत विहार स्थित अपने नाम पर दर्ज भूमि को देखने के लिए पहुंच गई। डीएम ने बताया कि उन्होंने विवादित जमीनों का निरीक्षण कर लिया है। अवैध निर्माणों की तस्वीरें भी उन्होंने देखी। जल्दी अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें विवादित जमीनों के मसले हल करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरी भ्रमण था ही यहाँ पे, तो कुछ लैंड्स हैं जिन पे या तो विवाद हैं या कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं ही एक बार जाके फील्ड में देख लूँ। तो उसी के क्रम में 2-4 जगह हमने विजिट की। नहीं, यहाँ पे पूरा ही एरिया जहाँ पशु लोग से होते हुए यहाँ पे ये भरत विहार हो गया और आगे की तरफ भी अभी जा रहे हैं, तो ये पूरा ऋषिकेश ही शहर एक बार के लिए हमने पूरा चक्कर काटा है। कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं वो देख रहे हैं। खबर रुड़की से, जहां महाकाल रामेश्वर धाम की ओर से एसडीएम रुड़की को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि महाकाल रामेश्वर धाम के अध्यक्ष वैद्य टेक वल्लभ ने बताया कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर हमने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन रुड़की एसडीएम को दिया है। उन्होंने कहा कि रामचित्र मानस महज एक किताब नहीं है, यह भारत की संस्कृति की धरोहर है और भगवान श्री राम की गौरव गाथा। स्वाति ज्ञापन में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष वैद्य टेक वल्लभ के साथ महामंत्री इंदर बधान और नरेंद्र कुमार जैन, एडवोकेट आशीष पंडित समेत कई लोग मौजूद रहे। श्री रामचरितमानस जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, भगवान श्री राम की गौरव गाथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अभद्र टिप्पणी की है, हम उसका विरोध करते हैं। महाकाल रामेश्वर धाम रुड़की की हमने बैठक आयोजित की और सभी समिति के लोगों के साथ हस्ताक्षर करके और लोगों के हस्ताक्षर करा करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन भेजा है, जो माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा भेजा है। और चलिए इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।